हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी प्राचीन भारत के इतिहास की सेकंड वीडियो है। पहली मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख लेंगे। आपको लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। देखिए, क्या है आपका मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है। तो जैसे मैंने बताया था वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित था, उसी प्रकार से मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। ठीक है, सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि कैसे? जैसे उर्दू लिखी जाती है वैसे ये बाएं से दाएं, इधर से इस तरफ लिखी जाती है। ठीक है, बाएं से दाएं। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो नारद स्मृति से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्मृतियों ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो जो सबसे प्राचीन पुस्तक है वो आपकी मनुस्मृति है। आगे है अगला आपका है शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो शुंग काल का जो मानक ग्रंथ कहा जाता है उसे मनुस्मृति को ही कहा जाता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो जो स्त्री को अर्धांगिनी का दर्जा दिया गया है वो किस ग्रंथ में दिया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में ग्रंथ में स्त्री को अर्धांगिनी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये आपका है महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र से मिलता है। पहले इसमें 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात इसमें 24,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम भारत रख दिया गया। भारत नाम से प्रसिद्ध हो गया। अंत में 1,00,000 श्लोक हो गए, 24,000 से 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम सतश्रयी संहिता या वर्तमान में महाभारत नाम से प्रचलित है। यानी कि महाभारत में पहले कितने श्लोक थे? स्टार्टिंग में 8800, फिर 24,000 और वर्तमान में 1,00,000। ठीक है, आगे है पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो जो पुरालेख विद्या होती है, जो शिलालेखों का अध्ययन करती है, ठीक है, जैसे अशोक की शिलालेख थी, उनका जो अध्ययन करती हैं उन्हें पुरालेख विद्या कहा जाता है। उसका अगला है पुरावशेष का महत्तम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो माना जाता है डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जो इब्न बतूता है उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रिहाला। ठीक है, नेक्स्ट है हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो इसने किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। हेनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम में। ठीक है, चलिए अगला है अभिलेख। अब हम पढ़ेंगे कुछ अभिलेखों के बारे में। देखिए, भारत के प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं? अभिलेख और उनके शासक। सबसे पहले है हाथी गुफा अभिलेख। उस पर कौन शासक था उस समय? कलिंग नरेश खारवेल। उसके बाद है आपके एहोल अभिलेख जिसमें पुलकेशियन सेकंड। फिर है आपका नासिक अभिलेख जिसमें गौतमी बलश्री। फिर आपका है जूनागढ़ अभिलेख जिसमें रुद्रामन। ठीक है, रुद्रदामन जो थे उस समय वहाँ के शासक थे। आगे है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, समुद्रगुप्त थे। आगे आते हैं, नेक्स्ट है आपका मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख के शासक कौन थे? मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। उसके बाद आपके सेकंड लास्ट आते हैं देवपाड़ा अभिलेख। इसमें बंगाल शासक विजयसेन।
उसके बाद आपका अंतिम जो है भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। भीतरी जूना अभिलेख अगर देखो आपसे खाली पूछा जाता है जूनागढ़ अभिलेख तो वो है रुद्रदामन, पर अगर भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख पूछा जाता है तो वह है स्कंदगुप्त, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख के रुद्रदामन है, पर भीतरी जूनागढ़ के स्कंदगुप्त, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है। तो बौद्ध स्तंभ लेख की जानकारी किससे मिलती है, शुंग काल से, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए हेनसोंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है, यानी कि हेनसोंग ने कौन सी पुस्तक लिखी है। हेनसोंग ने पुस्तक लिखी है CU की, ठीक है। अभी मैं चाइनीज जितने भी हैं उन सब की पुस्तकों का विवरण आपको बताता हूँ, ठीक है। किस किस ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है मैं अभी आपको इसमें बताता हूँ। अगला है कि अरबी भाषा की पुस्तक किताब अल हिंद किसकी रचना है। तो अलब्रूनी की है। किताब अल हिंद किसने लिखी है अरबी भाषा में, अलब्रूनी ने। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सबसे मूर्खों का राजा भी माना जाता था, ठीक है, MBT, ठीक है। इसे MBT के नाम से भी जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने क्या करा था, सांकेतिक मुद्राएं चलाई थी, ठीक है, इसीलिए इसको मूर्खों का राजा भी माना जाता है। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। तो पांड्य राज्य की उल्लेख मिलता है मार्को पोलो द्वारा। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है। तो पतंजलि के महाभाष्य से पता लगता है शुंग वंश का, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। ये सारे चीनी यात्री हैं जो मैंने आपको बताए थे। देखिए चीनी यात्रियों का वर्णन है। सबसे पहले आया था फहान, कब आया था, 399 से लेकर 414 ईस्वी तक। इसने कौन सी किताब लिखी है, भारत दशा का विवरण। यह प्रथम चीनी यात्री था। आपसे पूछा जाए प्रथम चीनी यात्री कौन था, तो फहान था। किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देव निर्मित बताया था, ठीक है। राजप्रसाद मतलब राजमहल, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो वस्तु विनिमय था, क्या था, एक्सचेंज सिस्टम, उसको कौड़ियाँ बोला था, और चंद्रगुप्त मौर्य के महल को देव निर्मित बताया था। दूसरा था हेनसोंग। हेनसोंग आया था 629 से 645 तक। इसने किताब लिखी थी CU की, अभी मैंने पीछे बताया था। हेनसोंग सम्राट हर्षवर्धन के समय आया था, ठीक है, और उसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था, यानी कि इसने शिलादित्य की उपाधि दी थी किसको, हर्षवर्धन को। यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि या नीति का पंडित इसे ही कहा जाता है, किसको, हेनसोंग को। अगला था इत्सिंग। इत्सिंग 673 से लेकर के 675 तक रहा था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा इसने लिखी थी। इसने चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अधीनस्थ रहा था, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में भी इसने अध्ययन किया था। और आपको एक चीज़ बता दूं, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। सती प्रथा का कहाँ से मिलते हैं साक्ष्य, वो मिलते हैं भानुगुप्त के एरण अभिलेख से, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को हम यहीं ब्रेक करते हैं। अगले पार्ट्स में फिर मिलेंगे, आगे के हम कुछ डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो हेनसोंग था, हेनसोंग किसके शासन काल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। आपको बताना है कि जो हर्षवर्धन था वो किस वंश का शासक था। रिपीट, हर्षवर्धन जो था वो किस वंश का शासक था, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा बाकी की नोटिफिकेशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।